अगर आपने पिछली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाली वीडियो देखी होगी तो आपको ये पता होगा कि मैग्नीट्यूड का मीनिंग है न्यूमेरिकल वैल्यू और डायरेक्शन का मतलब कि किस तरफ, किस दिशा में आप मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं या वो क्वांटिटी एक्ट कर रही है। अब क्योंकि आप समझ चुके हैं डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का मीनिंग, तो हम अब समझते हैं कि वेक्टर्स और स्केलर्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो अब समझते हैं स्केलर्स को। SCALARS स्केलर। अब देखिए, जो बेस्ट मीडियम है किसी भी चीज़ को समझाने का, ताकि वो चीज़ काफ़ी लंबे समय तक आपको याद रहे और आपके दिमाग में वो छप जाए, तो जो बेस्ट मीडियम है, जो बेस्ट माध्यम है ये काम करने का, वो है कहानी, एक स्टोरी। तो शुरुआत करते हैं एक स्टोरी से। नहीं, मैं आपको अगेन वो स्टोरी नहीं सुनाने वाला कि किस तरह से अर्जुन ने स्वयंवर को जीतने के लिए उस मछली की आंख को भेद दिया था, उसमें निशाना लगा दिया था। इस बार समझाते हैं स्केलर्स को अपनी एक बहुत ही पर्सनल स्टोरी से, एक ऐसी स्टोरी जो खुद में बीती हो, आप बीती हो। तो हुआ यूं था कि नेक्स्ट डे मुझे एक स्टूडेंट को बायोलॉजी का एक चैप्टर समझाना था, नाम था एनाटॉमी। अब CBSE में ये टॉपिक है नहीं और ICSE में ये कुछ एक टॉपिक में से है जो कि CBSE से अलग है, जो CBSE में नहीं है। अब आप जितने मर्जी पाइनियर हो अपने सब्जेक्ट में, मैथ्स और फिजिक्स में, लेकिन अगर कोई ऑफ टॉपिक है, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी डोमेन से बाहर है, तो उसको समझाना आपके लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग होता है। तो आपको उसमें एक एक्स्ट्रा मेहनत, एक एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करना पड़ता है। अब क्योंकि 10th लेवल के ICSE का टॉपिक पढ़ाने के लिए मुझे +2 तक की नॉलेज गेन करनी पड़ी, तो पूरे रात भर +2 का टॉपिक था एनाटॉमी, +2 की बुक से वो पूरा ख़त्म कर लिया, समझ लिया, ताकि मैं नेक्स्ट डे उसे आउटपुट दे सकूं और उस बच्चे को अच्छे से समझा सकूं। तो एनाटॉमी का सिंपल मीनिंग है कि जो बॉडी का पोस्चर है वो ऐसा क्यों है, जो बोन्स हैं, जो लिगामेंट्स हैं, तो वो बॉडी में किस तरह से काम करती हैं और बॉडी को कैसी फॉर्म करती हैं। अब जो फिजिक्स और मैथ्स के जो लोग होते हैं उनकी जो क्रैकिंग पावर है थोड़ी कम होती है, तो जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो तो पूरा समझ आ जाएगा, लेकिन जो नाम है बोन्स के वो दिमाग से निकल जाते हैं। लेकिन 206 बोन्स में बस एक बोन का नाम काफ़ी दिमाग में छप गया, याद रह गया, और उसका नाम था रेडियस। अब क्योंकि मैथ्स में रेडियस होता है सर्कल में, तो उससे हमें एक बोन का नाम याद रह गया कि जो थंब और एल्बो को ज्वाइन करती है जो बोन, उसे कहते हैं रेडियस। तो बाकी सारे नाम दिमाग से उड़ गए, लेकिन ये नाम रेडियस ये दिमाग में छप गया, रह गया। अब क्योंकि नेक्स्ट डे वो सेम चीज़ आपको डिलीवर करनी है, समझानी है, तो रात भर आपके दिमाग में वही नाम रेडियस घूम रहा था। तो हुआ क्या, जब नेक्स्ट डे गए उस टॉपिक को समझाने के लिए, तो रास्ते में, अब क्योंकि रोड में ग्रीस गिरी थी और ग्रीस की वजह से फ्रिक्शन हो गई लो, और जो व्हीकल है वो स्लिप कर गया। हालांकि वो एक यू टर्न था और वहाँ पर स्पीड व्हीकल की काफ़ी कम होती है, क्योंकि टर्न में आप उतनी स्पीड ले नहीं पाएंगे, तो अराउंड 15-20 kmph की ही स्पीड रही होगी। लेकिन जो इम्पैक्ट हुआ वो पूरी बॉडी में एक साथ नहीं हुआ। लेकिन अब आती है बात डायरेक्शन की। तो नॉर्मली 15-20 किलोमीटर की स्पीड से अगर कोई इंसान गिर जाए तो उसे इम्पैक्ट उतना हाई नहीं होता है, क्योंकि स्पीड काफ़ी लो है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट, जिस बोन का नाम रात भर आपके दिमाग में चला था, तो दो बोन्स रेडियस एंड अल्ना टूट गई, क्योंकि जो इम्पैक्ट है वो पूरा गिरा एक लेफ्ट हैंड में, तो जो रेडियस और अल्ना है वो ब्रेक कर गई, टूट गई, और सारा इम्पैक्ट इसी में एब्जॉर्ब हो गया। हालांकि हमारी बोन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन जब पूरा इम्पैक्ट एक ही पॉइंट पे पड़े तो जो फोर्स क्रिएट होती है वो भी काफ़ी बड़ी, काफ़ी ह्यूमंगस होती है, काफ़ी ह्यूज होती है। इम्पल्स बोलते हैं इसे, आप +1 की फिजिक्स में पढ़ोगे। तो चैंपियंस कहानी का सारांश, मर्म, निचोड़, सार, समरी मात्र इतनी सी है कि अगर कोई फोर्स पूरी बॉडी में एक्ट करती तो जो इम्पैक्ट है वो उतना ज़्यादा नहीं होता, पर क्योंकि जो फोर्स है वो एक ही पॉइंट में काम करी, तो जो फोर्स है वो इतनी बड़ी बन गई कि उसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो बोन्स हैं उसे ब्रेक कर दिया। तो रेडियस और अल्ना दोनों को ब्रेक कर दिया और इनको जोड़ा गया टाइटेनियम से, पीरियोडिक टेबल का 22nd एलिमेंट टाइटेनियम। तो अब कहानी से निकल के डीप डाइव करते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में। तो मेरे पास कुछ वेक्टर्स हैं और जो वेक्टर की लेंथ है, जो स्टिक की लेंथ है, जैसे 1, 1.5, 2, 3, तो जो भी इन स्टिक्स की लेंथ है वो है उनका मैग्नीट्यूड, वो इस वेक्टर की
वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और जिस तरफ ये पॉइंट कर रहे हैं लेफ्ट अपवर्ड, डायगोनली अगेन अपवर्ड, तो जो डायरेक्शन है उसकी वो ये एरो पॉइंट कर रहा है कि किस डायरेक्शन में वो फोर्स या वो वेक्टर क्वांटिटी अप्लाई की गई है। अब देखिए बात इतनी सी है कि हमारी आदत है, हमारी हैबिट है कि हम नंबर से डील करें, हम स्केलर से डील करें कि 2 + 3 = 5, 5 - 8 is -3। तो इस तरह से हम नंबर्स को ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, हम इन सब से डील करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमें इन सब से डील करना पड़ता है कि अगर 1 kg मैंगो इस प्राइस के हैं तो 5 kg मैंगो कितने प्राइस के होंगे। तो ये सब हम प्रैक्टिकल लाइफ में डील करते हैं। तो स्केलर से डील करने का हमें अच्छा खासा आइडिया है, लेकिन जो वेक्टर्स से डील करना है वो इतना इंट्यूटिव नहीं है, इतना सिंपल नहीं है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस तरह से हम स्केलर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वो काफी डिफरेंट है जैसे हम वेक्टर्स से डील करेंगे। तो आपको जस्ट इंट्रोडक्शन देने के लिए हम समझेंगे वेक्टर्स को कि एक्चुअल में ये अप्लाई कैसे हो रहे हैं। अब देखो वेक्टर्स को ऐड करने के 2-3 तरीके हैं, इनमें से ट्राइंगल लो है, पैरेललोग्राम लो है और पॉलीगन लो है। अब इतने डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को सुन के आप डरिए मत, ये कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है और समझते हैं इसको, किसी एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं और बाकी भी उस तरह से ही एक्ट करेंगे। तो हम समझते हैं ट्राइंगल लॉ को। तो ट्राइंगल लॉ को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो वेक्टर्स हैं जो मैंने ड्रॉ किए हुए हैं वो ऐसे ही क्यों हैं। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट को पिक करूं और इसे थ्रो करूं तो उस चीज को जो मैंने फोर्स लगाई उसे मैं एक वेक्टर की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, कैसे दिखाऊंगा। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मान लो ये फोर्स, एक कोई ऑब्जेक्ट है यहां पर, और अगर मैंने इसमें कोई फोर्स अप्लाई की, अगर मैं इसको धकेलूं, यहां से पुश करूं, तो मेरी फोर्स की वजह से मे बी ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंच जाएगा। स्टार्टिंग की इसकी पोजीशन यहां थी, अब वो यहां पहुंच गया। तो मुझे दिखाना है वेक्टर्स की फॉर्म में कि ये जो जर्नी है यहां से यहां पहुंचने की, उसे मैं कैसे दिखा सकूं। तो बेसिकली अगर मैं किसी वेक्टर का यूज करूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट था, उसे उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर था और मैंने इसके फोर्स लगाई, तो फोर्स की वजह से एट लास्ट वो यहां पहुंच गया। तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने की जो जर्नी है इसे, तो उसे हमने दिखाया एक वेक्टर की फॉर्म में, जो एक स्टिक की फॉर्म मैंने इसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो बेसिकली है क्या कि जो लेंथ है इसकी 1.5, तो 1.5 इसकी वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, कि मैंने कितनी फोर्स लगाई। लेकिन जो फोर्स लगी है वो कौन सी डायरेक्शन में लगी, उसे ये एरो, ये वाला एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगी और स्टार्ट यहां से किया इसने और इसका एंड यहां पे हुआ। अब जो भी वेक्टर्स होते हैं, तो इन वेक्टर्स में क्या बेसिकल कॉन्सेप्ट है कि जो ये एरो वाली साइड है, जो ये ऊपर वाली साइड है जहां पर ये एरो पॉइंट कर रहा है, इसे हम कहते हैं हेड, द हेड ऑफ द वेक्टर। और जो एंडिंग पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है, जहां से वेक्टर स्टार्ट किया था चलना, जो ऑब्जेक्ट था जहां से मूव करना इसने स्टार्ट किया था, उसे हम कहते हैं कि वो उस पर्टिकुलर वेक्टर की है टेल। देखिए वेक्टर्स को ऐड करना इतना इंट्यूटिव नहीं है, इतना सिंपल नहीं है कि सिंपल लॉजिक से हम उसको निकाल सके। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि हमेशा वेक्टर्स में 1 + 1 2 नहीं होता। मे बी कभी कभार वो वैल्यू हो, लेकिन अगेन हमें हर बार सेम वेक्टर्स को ऐड करके सेम रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले समझते हैं एक लॉ को जिसे हम कहते हैं द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैं कोई 2 वेक्टर्स को पिक करूं जिन्हें मुझे ऐड करना है, तो एक वेक्टर के हेड को मुझे दूसरे वेक्टर के टेल से ज्वाइन करना पड़ेगा। बेसिकली क्या है, या तो मैं इस वेक्टर के हेड को इस वेक्टर के टेल से ज्वाइन करूं, या फिर अदर वे आउट क्या है कि इस वेक्टर के हेड को मैं इस वेक्टर के टेल से ज्वाइन करूं। मैं दोनों में से जो मर्जी क्राइटेरिया अपनाऊं, जो रिजल्ट मुझे मिलने वाला है वो दोनों केस में सेम ही होगा। तो अगर मैंने इनको अरेंज किया इस फॉर्म में कि एक वेक्टर, किसी भी एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से ज्वाइन किया, तो जो मुझे इन दोनों का रिजल्ट मिलने वाला है, मतलब इन दोनों को ऐड करके जो मुझे फाइनल वैल्यू मिलने वाली है वो होगी ये वाली साइड। तो जो मुझे इनका रिजल्ट मिलने वाला है वो होगा इस ट्राइंगल की जो क्लोजिंग साइड है। लेकिन जो फॉर्मेट है मेन वो ये है कि हमें जो वेक्टर थर्ड ड्रॉ करना है, जो उनका रिजल्ट है, तो वो होगा इस फॉर्म में कि उसे हम अपर डायरेक्शन में ही करेंगे, ताकि जो ट्राइंगल की क्लोजिंग साइड है वो ये बन जाए। दैट मीन्स कि अगर ये 2 वेक्टर्स एक एंटी क्लॉकवाइज फॉर्मेट में घूम रहे हैं, तो इस वेक्टर को एक क्लॉकवाइज फॉर्मेट में ही घूमना पड़ेगा, इनके अगेंस्ट आना पड़ेगा। दैट मीन्स कि 1 + 1 विल बी 1.5,
मतलब इस वेक्टर के केस में 1 + 1 इज नॉट 2, इट इज 1.5। लेकिन जो डायरेक्शन है इसकी वो ये वाली मिलने वाली है। लेकिन जो डायरेक्शन है इसकी वो ना ही इस तरफ है और ना ही इस तरफ है, वो इन दोनों के बीच की एक अलग ही डायरेक्शन में उसकी वैल्यू है। तो 1 + 1 इन दिस केस इज 1.5। अब हम प्रूव करते हैं कि 1 + 1 इज अगेन इक्वल टू 1 एंड नॉट 2। अब अगेन मैंने इन दोनों वेक्टर्स को अरेंज किया इस फॉर्मेट में कि जो फर्स्ट वेक्टर का हेड है वो सेकंड वेक्टर के टेल से अटैच है। अब अगर मुझे इसका रिजल्ट निकालना है तो जैसा कि हम ट्राइंगल लॉ में समझ चुके हैं कि जो रिजल्ट मिलने वाला है वो होगा ये वाला रिजल्ट। दैट मीन्स कि जो क्लोजिंग साइड है इस ट्राइंगल की वो मुझे रिजल्ट मिलेगा। दैट मीन्स कि 1 + 1 इज अगेन 1, 1 + 1 इज 1 इन दिस केस। तो लेकिन जो डायरेक्शन है उसकी वो ना ही इस तरफ है और ना ही इस तरफ है, वो इन दोनों के कोई बीच की इस तरफ हमें डायरेक्शन मिली है। तो वेक्टर्स में जो रिजल्ट मिलने वाला है हमें वो इतना इंट्यूटिव नहीं होता, इतना सिंपल नहीं होता कि 1 + 1 को हम 2 कर दें। अगेन जो वैल्यू है वो चेंजेबल क्यों है? क्योंकि इनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से जो अल्टीमेटली रिजल्ट मिलने वाला है मुझे वो भी काफी हद तक चेंज हो रहा है। अब एक फाइनल एग्जांपल पिक करते हैं कि अगर मुझे ऐड करना है दो वेक्टर्स को जिनमें से एक की वैल्यू है 2 और एक की वैल्यू है 1.5। तो बेसिकली 2 और 1.5 को ऐड करना है मुझे, तो मुझे 3.5 रिजल्ट नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगी इसकी वैल्यू अल्टीमेटली 3। मतलब 2 + 1.5 that will be equal to 1, 2, 3. So 2 + 1.5 is not 3.5, that is 3 in this case. तो बेसिकली वेक्टर्स में हमें जो वैल्यू मिलने वाली है, जो रिजल्ट मिलने वाला है वो इतना इंट्यूटिव नहीं है, इतना सिंपल नहीं है। तो अल्टीमेटली जो वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है वो काफी अलग है, जिस तरह से हम स्केलर से डील करते हैं उन्हें समझते हैं। तो अब अगर मुझे प्रूव करना हो कि 1 + 1 इज 0 तो वो मैं कैसे करूंगा? तो बेसिकली मेरे पास दो वेक्टर्स हैं और दोनों की स्ट्रिक की लेंथ क्या है? 1 यूनिट। तो अगर मुझे इनको ऐड करना है तो बेसिकली मुझे एक के हेड को दूसरे के टेल से ऐड करना पड़ेगा। तो बेसिकली इसका टेल यहां पर है और इस वेक्टर की हेड यहां पर है। तो अगर मुझे इस वेक्टर के हेड को उस वेक्टर के टेल से अटैच करना हो तो मेरे पास बस एक ही ऑप्शन है कि मैं इसको ऐसे रखूं। अगेन क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के अगेंस्ट है, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट मुझे मिलने वाला है वो रिजल्ट भी मुझे 0 ही मिलेगा, क्योंकि इस केस में ट्राइंगल की थर्ड साइड ड्रॉ करना पॉसिबल ही नहीं है। तो अगेन इन दिस केस 1 + 1 इज 0 एंड नॉट 2। तो देखिए अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अब भी समझ नहीं आया तो आपको मैं इस यूनिवर्स में तो समझा नहीं पाऊंगा, तो आपको जाना पड़ेगा किसी और यूनिवर्स में। Meanwhile, in parallel universe. तो इस पैरेलल यूनिवर्स में हम वेक्टर्स को समझने के लिए यूज करेंगे कैरम बोर्ड का। अब कैरम बोर्ड में हम अपने लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों से फोर्स लगाएंगे और चेक करेंगे कि इंडिविजुअली अगर लेफ्ट हैंड से फोर्स लगाई जाए और इंडिविजुअली राइट हैंड से फोर्स लगाई जाए और लास्ट में उन्हें कंबाइन करके इकट्ठी सेम टाइम पे इकट्ठी फोर्स लगाई जाए तो क्या मुझे स्केलर्स के जैसे रिजल्ट मिलेगा? जैसे हम स्केलर्स को ऐड करते हैं, जैसे हम स्केलर से डील करते हैं, तो क्या मुझे रिजल्ट उसी फॉर्म में मिलेगा, उसी तरीके से मिलेगा? सो लेट अस फाइंड आउट। तो सबसे पहले हमें निकालना है स्टाइगर। The striker is called Steiger in parallel universe. तो स्टाइगर के लिए हम क्या यूज करें? हालांकि ये पैरेलल यूनिवर्स है लेकिन फिर भी लैपटॉप का यूज तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। पैरेलल यूनिवर्स है लेकिन फिर भी हम मोबाइल का यूज तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो जो एयरपोर्ट है क्या हम इसका यूज करेंगे? नहीं, एयरपोर्ट का यूज भी हम इस पैरेलल यूनिवर्स में तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अब है मेरे पास एक्चुअल स्टाइगर, तो क्या इस टाइगर का यूज हम इस कैरम में करेंगे? तो क्योंकि ये पैरेलल यूनिवर्स है तो टाइगर का यूज भी हम इसमें नहीं करेंगे। तो एट लास्ट हम करने वाले हैं यूज इस चीज का, तो हम इसे पिक करेंगे एज अ स्टाइगर। तो बेसिकली ये कैमरा लेंस की आउटर कवरिंग है, इसे हम यूज करेंगे एज द फॉर्म ऑफ स्टाइगर। तो मैं ट्राई करूंगा जितनी फोर्स मैं लगाने वाला हूं राइट हैंड से वो हर टाइम पे सेम लगाऊं एंड एट सेम टाइम जो लेफ्ट हैंड से फोर्स लगेगी वो भी इक्वल ही रखने का मैं ट्राई करूंगा। तो अगर मैं राइट हैंड से फोर्स लगाऊं और इसे हिट करूं तो मुझे रिजल्ट मिला यहां से यहां तक। अब इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम यूज करेंगे स्केल का। एट अराउंड 25 सेंटीमीटर मुझे रिजल्ट मिला। अब मैं सेम स्टाइगर में फोर्स लगाऊंगा लेफ्ट हैंड से। एक डायगोनली एंगल लेंगे हम इसके लिए
तो अगर मैं लेफ्ट हैंड से फोर्स लगाऊं तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? तो बेसिकली लेफ्ट हैंड से फोर्स लगाने के बाद मुझे रिजल्ट यहां से यहां मिला। अगेन करते हैं यूज स्केल का, तो 30 सेंटीमीटर के आसपास मुझे इसका रिजल्ट मिला। तो इसकी भी मार्किंग करते हैं एक और पॉइंट से। तो अब मैं अगर इन दोनों को कंबाइन करूं और इस पॉइंट से लेफ्ट और राइट दोनों हाथ से फोर्स लगाऊं तो मुझे फाइनल आउटपुट कितने मिलने वाली है, कितना रिजल्ट मिलने वाला है। तो बेसिकली मैं ट्राई करूंगा कि जो फोर्स मैंने यहां पर लगाई और जो फोर्स मैंने वहां पर लगाई उन्हें मैं इक्वेट करूं, सेम एंगल पे सेम इक्वल फोर्स लगाऊं। ट्राई करता हूं ऐसा मैं। तो अगर मैं सेम टाइम पे फोर्स लगाऊंगा राइट हैंड से स्ट्रेट और लेफ्ट हैंड से डायगनली, तो मुझे अल्टीमेटली रिजल्ट क्या मिलने वाला है? तो लास्ट में मुझे रिजल्ट मिला यहां से यहां तक। तो अब अगेन करते हैं यूज स्केल का और निकालते हैं कि जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट हमें मिले कंबाइन करके वो कितनी मिली। तो स्टार्ट किया हमने इस पॉइंट से और उस डायरेक्शन में मूव किया इसने, तो 30 सेंटीमीटर हो गया इस पॉइंट तक। और इसके आगे मेजर करते हैं एट अराउंड 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। तो जो फाइनल मुझे रिजल्ट मिला वो मिला 30 + 14 दैट इज 44 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में। दैट मीन्स कि अल्टीमेटली अगर मैंने फोर्स लगाई यहाँ से यहाँ तक, तब मुझे जो रिजल्ट है वो रिजल्ट मिला था एट अराउंड 25-26 सेंटीमीटर। जब मैंने फोर्स लगाई सेम इस डायरेक्शन में तब मुझे रिजल्ट मिला अराउंड 30-32 सेंटीमीटर। सो 25 + 32 इन स्केलर्स अगर मैं उनको ऐड करूं तो 25 + 32 विल बी 57। लेकिन जो मुझे रिजल्ट मिला इन दोनों फोर्स को कंबाइन करने के बाद, तो जो फाइनल मुझे रिजल्ट मिला दैट इज अराउंड 43 सेंटीमीटर। तो अगेन हम देख पा रहे हैं कि सिंपल अगर मैं ए का निकालूं मैग्नीट्यूड, जो फर्स्ट फोर्स लगाई मैंने राइट हैंड साइड वाली, तो जो उसका मैग्नीट्यूड है, जो उसका रिजल्ट है, और जो लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्ट है, तो वो दोनों रिजल्ट मिला के भी मुझे जब कंबाइंड रिजल्ट निकाला हमने तो वो इस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल नहीं है। इस केस में है वो 26 सेंटीमीटर, इस केस में है वो 32 सेंटीमीटर, और जो रिजल्ट मिला मुझे दैट इज अराउंड 43 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रिजल्ट हमें मिला ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करके, तो वो सिंपल स्केलर्स के एडिशन के इक्वल नहीं है, वो उससे काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी अलग। तो कहने का सारांश मात्र इतना सा है कि अगर मुझे दो वेक्टर्स को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो जो रिजल्ट मिलने वाला है वो इतना इंट्यूटिव नहीं है, इतना सिंपल नहीं है जैसा हम स्केलर्स के केस में निकालते हैं। अब देखिए जो भी मैं समझाने वाला हूं काफी ध्यान से सुनिए, क्योंकि 1 + 1 2 क्यों होता है? क्योंकि उसकी डायरेक्शन सेम है। तो इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं नंबर लाइन की फॉर्म में। अब नंबर लाइन में सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो हम लेफ्ट को मूव करेंगे या राइट को मूव करेंगे। दैट मीन्स कि अगर मुझे राइट में मूव करना है तो वो वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर मुझे लेफ्ट में मूव करना है तो वो वैल्यू नेगेटिव होगी। अब नंबर लाइन में मूव करने के मेरे पास केवल दो ही तरीके हैं, राइट और लेफ्ट। अब बेसिकली इस बात को समझते हैं कि 1 + 1 2 ही क्यों होता है स्केलर्स में, क्योंकि वेक्टर्स में हम चेक कर पाए हैं कि हर बार 1 + 1 2 नहीं होता, कई बार हमें डिफरेंट वैल्यूज भी मिलती हैं। अब देखिए स्केलर्स को हम स्केलर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें हमें बस वैल्यू मिलती है, डायरेक्शन नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास एक पॉजिटिव वैल्यू है तो उसको मूव करने का बस एक ही तरीका है, उसकी एक ही डायरेक्शन है। और अगर मेरे पास एक नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर में मूव करने के लिए मेरे पास बस एक ही वैल्यू है, दैट इज लेफ्ट साइड। अब क्योंकि अगर डायरेक्शन एक ही है तो हम उसको कहते हैं कि वो स्केलर्स है, क्योंकि चॉइस नहीं है हमारे पास कि वो वैल्यू हम लेफ्ट राइट के अलावा कहीं ऊपर या नीचे कहीं और मूव कर पाए। तो बेसिकली ये स्केलर्स है। अब समझते हैं कि 1 + 1 2 ही क्यों है। अब देखिए अगर मुझे कोई ऐड करना हो नंबर, जैसे मान लो 2 + 3 मुझे 5 के इक्वल करना है, तो अगर मुझे ऐड करना है तो ये जो 2 है ये पॉजिटिव का, और अगेन जो 3 है वो भी अगेन है पॉजिटिव का। तो 2 का पॉजिटिव वैल्यू कहां पर है? यहां पर है। और अगर ये 2 पॉइंट है और मुझे 3 पॉइंट और इसमें ऐड करने हैं, दैट मीन्स कि मुझे राइट साइड में 3 और पॉइंट चलना पड़ेगा। दैट मीन्स कि पहले 3 फिर 4 फिर 5, तो अल्टीमेटली मैं 5 में पहुंच जाऊंगा। अब जो 5 है, अब क्योंकि ये ओरिजिन से राइट साइड में है, तो दैट मीन्स कि जो वैल्यू मुझे मिलने वाली है वो क्या है? वो मिलेगी +5 वैल्यू।
दैट मीन्स +2 एंड +3 विल बी अल्टीमेटली इक्वल टू +5। अब सेम कॉन्सेप्ट को समझते हैं एक और फॉर्म में। अगर मुझे 2 - 3 करना हो तो अल्टीमेटली 2 - 3 करने के लिए मुझे देखो स्टार्ट करना पड़ेगा प्लस के 2 से। तो प्लस का 2 कहां पर है? इस पॉइंट पे है। ये वाला जो पॉइंट है ये प्लस का 2 पॉइंट है। अब ओरिजिन से राइट साइड में जाने के बाद मुझे ये +2 की वैल्यू मिल गई। अब मुझे अगर -3 करना है इसमें तो मुझे लेफ्ट साइड में मूव करना पड़ेगा। कितने पॉइंट? 3 पॉइंट। सो इस +2 से मुझे -1, -2 एंड अल्टीमेटली -3। तो मुझे ये पोजीशन मिल जाएगी। और ये पोजीशन किसकी है? ये पोजीशन है -1 की। ये -1 वाली पोजीशन है। अब क्योंकि प्लस का 2 था तो राइट में हम 2 पॉइंट गए और माइनस का 3 है तो लेफ्ट में वापस हम 3 पॉइंट पे आए। तो अल्टीमेटली जो मुझे वैल्यू मिली तो वो वैल्यू थी -1 की। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम चाहें तो जितनी मर्जी वैल्यू निकाल लें कि स्केलर्स में हम ऐड या सब्ट्रैक्ट किस फॉर्म में करते हैं और कैसे करते हैं। अब इसी फॉर्म में हम कोई भी नंबर ऑफ एग्जांपल्स पिक कर पाएंगे। जैसे मान लो मुझे 5 + 3 ऐड करना है। तो 5 + 3 विल बी इक्वल टू 8, दैट मीन्स प्लस के 8। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम स्टार्ट करेंगे ओरिजिन से, और क्योंकि जो 5 है ये प्लस का है तो हमें 5 पॉइंट राइट को मूव करना पड़ेगा। मतलब 1, 2, 3, 4 और अल्टीमेटली हम यहां पहुंच जाएंगे। अब इसमें अगेन +3 है, दैट मीन्स कि हमें अगेन 3 पॉइंट राइट को मूव करना पड़ेगा। तो इस 5 पॉइंट से आगे 1, 2 और 3 और अल्टीमेटली हम यहां पहुंच जाएंगे। और ये कौन सा पॉइंट है? ये प्लस की 8 वैल्यू है। तो अल्टीमेटली +5 + 3 विल बी 8 और 5 + 3 विल बी सिंपली 8। और अगर सेम कॉन्सेप्ट मुझे नेगेटिव नंबर्स में अप्लाई करना पड़ जाए तो उसे हम किस फॉर्म में लगा पाएंगे, तो उसको समझते हैं। अगर मुझे -5 एंड -8 इनको सोल्व करना हो तो हम जानते हैं कि इट विल बी -13। अब -13 क्यों आया? क्योंकि बेसिकली हम स्टार्ट तो ओरिजिन से ही करेंगे, पर अगर हमें मूव करना हो लेफ्टवर्ड, क्योंकि -5 का मीनिंग क्या है कि हमें लेफ्ट मूव करना पड़ेगा। तो 1, 2, 3, 4 एंड अल्टीमेटली 5 हम यहां पहुंच जाएंगे यहां से। अब अगेन -8 है तो नेगेटिव का अगेन मीनिंग क्या है कि हम लेफ्ट को ही मूव करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 और अल्टीमेटली हम इस पोजीशन में यहां पर पहुंच जाएंगे। और ये वैल्यू कौन सी है? ये है -13 की वैल्यू, क्योंकि वो ओरिजिन से लेफ्ट में है तो नेगेटिव वैल्यू ही मिलने वाली है हमारे को। लेकिन देखिए, इन सब करने का मेन टॉपिक ये नहीं है कि हम स्केलर्स में ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, हम इस बात को समझ सकें। पर जो मेन मुद्दा है वो ये है कि क्या कोई और पॉसिबिलिटी है लेफ्ट और राइट में मूव करने के अलावा। अब आपके दिमाग को खोलने के लिए हम ये समझ पाएंगे कि नंबर लाइन में मूव करने के बस 2 ही तरीके नहीं है। दैट मीन्स कि लेफ्ट और राइट में ही मूव करना बेसिकली इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। ये चाहे तो जहां मर्जी मूव कर ले। जहां मर्जी मीन्स ये चाहे तो ऊपर को या नीचे को या इसके बीच में किसी भी और पर्टिकुलर एंगल को उस एंगल में मूव कर पाए। तो अल्टीमेटली ये हम पढ़ेंगे +1 के टॉपिक में, जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए, अल्टीमेटली हम इस वीडियो से ये समझ पाए हैं कि स्केलर्स को ऐड और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम, और वेक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। अब वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम किसी और वीडियो में बात करेंगे उसकी। लेकिन अभी तक का जो मुद्दा है वो मात्र इतना सा है, बेसिकली इतना सा है कि स्केलर्स और वेक्टर्स में मेन डिफरेंस कैसे है और वो एक्चुअल में अलग कैसे हैं। 2 + 2 4 होते हैं स्केलर्स में, पर वेक्टर्स में कंपल्सरी नहीं है कि 2 + 2 अल्टीमेटली 4 ही हो। तो जितनी भी कहानी अभी तक हुई, अगर मैं उसको समराइज करूं तो बेसिकली स्केलर्स वो है जिसमें हमारे पास सिर्फ वैल्यू हो, मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन की कोई सेंस ना हो, डायरेक्शन हमें पता ना हो, जैसे मास, टाइम, डिस्टेंस, वर्क वगैरह। और वेक्टर्स मतलब जिसमें हमारे पास ना सिर्फ उसके पर्टिकुलर वैल्यू हो, उसका मैग्नीट्यूड हो, बल्कि साथ में उसकी डायरेक्शन भी हो, जैसे फोर्स, टॉर्क वगैरह।